Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the further types of inflation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था. द फर्स्ट वन वाज द ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी. ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, और फोर्थ जो था इसके अंदर टाइप डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इसके अंदर दो कंडीशन थी. द फर्स्ट वन वाज द फॉर पेरिसेबल गुड्स एंड सेकेंड वन वाज द फॉर नॉन पेरिसेबल गुड्स. फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन केस ऑफ नॉन पेरिसेबल गुड्स. क्या मतलब है नॉन पेरिसेबल गुड्स का? नॉन पेरिसेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी जो सप्लाई है मार्केट में वो इनिशियल लेवल पर सफिशिएंट वे में अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनकी जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट हो जाती है. इट बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि इन पर्टिकुलर गुड्स के केस में जो इनका सप्लाई कर्व होगा वो इनिशियली तो प्राइस इलास्टिक होगा क्योंकि इनका स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. लेकिन जब इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की नॉन अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो इनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से इनका जो सप्लाई कर्व होगा वो परफेक्टली इन इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा. पॉइंट क्लियर हो गया? तो हम इन पर्टिकुलर गुड्स के केस में इन्फ्लेशन सिचुएशन को एक पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से पहले रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बेसिस पर इस कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे. In this diagram, I have represented the demand pull inflation condition on the basis of the non-perishable goods. तो यहाँ इनिशियली दिस इज द एसबी कर्व. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइजेस को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, ये जो एस बी कर्व है ये इनिशियली पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल गुड्स के रेफरेंस में सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैसा है? इनिशियली ये इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व है ये, जैसे मैंने एस बी से रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है. और इनिशियली जो इसकी डिमांड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व डी डी. बोथ एस बी कर्व एंड डी डी कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ए. तो ये ए कर्व क्या कर रहा है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन कर रहा है और इस ए कर्व के रेफरेंस में हमारे पास मार्केट में ये पर्टिकुलर क्वांटिटी अवेलेबल हो गई. इसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है OQ से. तो OQ इज द इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एंड OP इज द प्राइस. क्लियर? अब हुआ क्या? ये तो इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस हमारे पास डिटरमाइन हो गए. अब मार्केट में इसका जो सप्लाई कर्व है ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक क्योंकि इसकी नॉन अवेलेबिलिटी हो गई और नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से इसका सप्लाई कर्व जो पहले रिलेटिवली इलास्टिक था वो अब परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया और ये नया कर्व हमें ऑब्टेन हुआ विद द नेम ऑफ SQ. तो SQ नॉन पेरिसेबल गुड्स के परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिमांड जो है वो बढ़कर DD से हो गई D1 D1. तो D1 डिमांड कर्व होने की वजह से जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें ऑब्टेन हुआ इट इज एट द पॉइंट B. अब ये आ गया आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट और इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के रेफरेंस में जो प्राइस है वो OP से बढ़कर OP1 हो गया और जो क्वांटिटी है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो गई. ठीक है, अब क्या हुआ? डिमांड और बढ़ी, सप्लाई तो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सप्लाई में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ये तो OQ ही बनी रहेगी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से. लेकिन डिमांड D2 जो बढ़ी उसकी वजह से जो SQ कर्व है वो D2 कर्व को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होने की वजह से जो नया प्राइस है वो कितना आ गया? OP2. तो इस तरीके से जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी नॉन पेरिसेबल गुड्स की उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस भी लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे. तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्योंकि यहाँ सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, अब डिमांड में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. इसी वजह से इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम दे रहे हैं क्योंकि प्राइस में जो इंक्रीज हो रहा है
वो डिमांड में पुल होने की वजह से इंक्रीज, डिमांड में पुल होने की वजह से हो रहा है. दैट्स वाई इट इज नोन एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्लियर? Now come to the fifth type on the basis of causes of inflation is cost push inflation. क्या मतलब है cost push inflation का? We can visualize a situation where even though there is no increase in aggregate demand, prices may still rise. This may happen if the costs, particularly the wage cost, go on rising. कभी कभी आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है जहां एग्रीगेट डिमांड में एनफ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट है ही नहीं उसमें ना, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइजेस क्या हो रहे हैं, वो राइज हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है, और खासतौर से वेज कॉस्ट जब इंक्रीज होती है तब क्या होगा, जो गुड्स के प्राइजेज हैं वो इंक्रीज होंगे, वो राइज होंगे. तो हम इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. इट मीन्स दैट as the level of employment increases, the demand for workers rises progressively so that the bargaining position of the workers is enhanced. To exploit this situation, they may ask for an increase in wage rates. The employer in a situation of high demand and employment have to pay higher wages with the hope to pass on these rises in costs to the consumers in the form of higher prices. If this happens, we have another inflationary factor at work. यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस तरीके से इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होता है. होता क्या है, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अगर वो लगातार इंक्रीज होता चला जाता है तो ऑब्वियसली जो डिमांड है वर्कर्स की वो लगातार इंक्रीज होगी, और वर्कर्स की डिमांड राइज होने की वजह से वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी. अब जब वर्कर्स की बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होगी तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए ये वर्कर्स क्या करेंगे, ये अपने वेज रेट्स में इंक्रीज कर देंगे और ये हायर वेज रेट्स की डिमांड करेंगे. अब एम्प्लॉयर इस सिचुएशन में होता है कि एक तो मार्केट में डिमांड हाई है और एम्प्लॉयमेंट भी उसे चाहिए, हाई एम्प्लॉयमेंट भी है और हाई डिमांड भी है. तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर को इन पर्टिकुलर लेबर को हायर वेजेस पे करने पड़ते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को ये ध्यान में रखता है कि जो ये हायर वेजेस इनको ऑफर करेगा या प्रोवाइड करेगा, इस राइज को ये क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको ऐड करेगा तो ये कंज्यूमर से अपने प्रोडक्ट के एक्सचेंज में हायर प्राइजेस भी चार्ज करेगा. तो यहाँ जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इस तरीके से इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. तो हम इस टाइप के इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का. अब इसको हम एक ग्राफ के हेल्प से और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं. या मैंने एक प्रॉपरली इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, और इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई को, और बाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है प्राइस को. ठीक है, अब है क्या, इनिशियल सिचुएशन की बात करते हैं. इनिशियली जो मार्केट में डिमांड है दैट इज डी, और जो सप्लाई है मार्केट में दैट इज इक्वल टू एस. और इनिशियली एस कर्व डी कर्व को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो जो ए पॉइंट है ये मार्केट का इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. क्लियर? और इसके करस्पॉन्डिंग प्राइजेस होंगे ओपी के बराबर, और जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू ओ क्यू. दैट इज क्लियर. ठीक है, ये तो इनिशियल सिचुएशन की बात हो गई. अब क्या हुआ, वेज रेट इंक्रीज हो गए, और वेज रेट इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो तो डी बनी हुई है, लेकिन सप्लाई क्या होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई एसएस से कम होकर एस1 रह जाएगी. अब ये जो नया सप्लाई करवाया एस1 ये डी डिमांड कर को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है मार्केट में वो जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी, OQ1, और जो प्राइस है वो OP से बढ़कर OP1 हो जाएंगे. तो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी
कम हो जाएगी क्योंकि वेज रेट्स हाई हो गए, और वेज रेट्स हाई होने की वजह से जो क्वांटिटी का कंजम्पशन है वो मार्केट में कम हो जाएगा, OQ से कम होकर OQ1 रह जाएगा, लेकिन प्राइजेस OP से बढ़कर OP1 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर सप्लाई और कम हो जाती है या प्राइजेस वेज रेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें एक नया सप्लाई कर्व मिलेगा, दैट इज इक्वल टू S2 ये जो S2 कर्व है ये DD डिमांड कर्व को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? तो जो C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा इसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो अमाउंट है वो OQ1 से कम होकर कितनी रह गई, अब OQ2 रह गई, और प्राइस OP1 से बढ़कर कितने हो गए, OP2 हो गए। तो इस तरह से प्राइजेस तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो अमाउंट है या आउटपुट है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। तो हम इस सिचुएशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ओके, यहाँ मैंने डायग्राम के रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है उसको प्रॉपर्ली राइट डाउन किया है। इसके बेसिस पर आप अपने नोट्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जहां मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन करा है कि जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट और ऐड करा है मैंने कि वेज रेट के साथ साथ अदर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, और भी जो अदर एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसके इंक्रीज होने की वजह से जो प्राइजेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और जो अमाउंट है वो अमाउंट लगातार डिक्रीज हो रही है। प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो गए, क्वांटिटी OQ से कम होकर OQ1 रह गई, उसके बाद अगेन प्राइस OP1 से बढ़कर OP2 हो गए, क्वांटिटी अगेन OQ1 से कम होकर OQ2 रह गई। तो जैसे जैसे ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जाएंगे, और जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि जो गुड्स ऑफर्ड है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल के लिए वो लगातार डिक्रीज होते चले जाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। अब इसको कॉस्ट पुश क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू कॉस्ट पुश। कॉस्ट ने पुश करा प्राइस को इंक्रीज होने के लिए, तो कॉस्ट में पुश होने की वजह से प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो लगातार मार्केट में रिड्यूस हो रही है। इसी वजह से हम इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ वी विल डिस्कस द इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी। स्पीड और इंटेंसिटी के बेसिस पर यहाँ मैंने इन्फ्लेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट वन इज द क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन। क्या होता है क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन? इफ द स्पीड ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट इन प्राइसेस इज स्लो बट स्मॉल देन वी हैव क्रीपिंग इन्फ्लेशन। एज पर सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, अ क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन इज वन व्हेन एनुअल प्राइसेस राइज varies between 2% and 3%. If a rate of price rise is kept at this level, it is considered to be helpful for economic development. यानी कि जहाँ प्राइजेस में जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो उसकी स्पीड बहुत कम है और ये बहुत स्मॉल लेवल पर हो रहा है, तब हम इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। अगर मैं कुछ इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन है ये तब अकर होता है जब इसकी जो रेंज है वो 2% और 3% के बीच में रहती है। अगर कोई भी इन्फ्लेशन इस पर्टिकुलर रेट से फॉलो होता है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल कंसीडर्ड किया जाता है, इसको बहुत हेल्पफुल माना जाता है। ठीक, सेकेंड वन इज नोन एज द वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या मतलब है वॉकिंग इन्फ्लेशन का? इफ द रेट ऑफ एनुअल प्राइस इंक्रीजेज एंड लाइज बिटवीन 3% and 4%, then we have a situation of walking inflation. When mild inflation is allowed to fan out, walking inflation appears. These two type of inflation may be described as moderate inflation. यानी कि जब एनुअल प्राइजेस के रेट में जो इंक्रीमेंट है वो 3% और 4% के बीच में रहता है तो हम इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। जब हम माइल्ड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इन दोनों टाइप के इन्फ्लेशन को हम मॉडरेट इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अक्सर होता क्या है, जब हम 1 डिजिट इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो इसे हम मॉडरेट इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। 1 डिजिट में होना चाहिए। अगर 1 डिजिट इन्फ्लेशन रेट है तो ये आपके मॉडरेट इन्फ्लेशन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है।
जिसे प्रेडिक्टेबल या जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम में लोगों का विश्वास बना रहता है जब तक ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन अवेलेबल रहता है। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है पर्सन्स को, और जो पीपल है उनका उस पर्टिकुलर कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम में कंप्लीटली फेथ बना रहता है। लेकिन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो लॉस्ट हो जाता है अगर मॉडरेटली जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और इसके आउट ऑफ कंट्रोल होते ही क्या होता है, पीपल्स का कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम में मेंटेन नहीं रह पाता है, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और खासतौर से जब इकोनॉमी गैलोपिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आ जाती है तो ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता है। तो क्या होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन? तो दिस इज द थर्ड टाइप, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। Walking inflation may be converted into running inflation. Running inflation is dangerous. If it is not controlled, it may ultimately be converted to galloping or hyperinflation. It is an extreme form of inflation when an economy gets shattered. Inflation is double or triple digit. Range of 20%, 100% or 200% a year is labeled galloping inflation. यानी कि जब वॉकिंग इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं रहते हो और ये लगातार रनिंग पोजीशन में रहता है, लगातार इंक्रीज होता चला जाता है, तो इसके इंक्रीज होने की वजह से ये गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इन्फ्लेशन की एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है जहां इकोनॉमी सेटल्ड हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है इकोनॉमी, और जहां ये जो इन्फ्लेशन का रेट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में आना स्टार्ट हो जाता है, 20%, 100%, 200%। और अगर इस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट के रेफरेंस में, तो हम इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से बुलाते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। थैंक यू।